हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एपीसी एकेडमी में। तो अब आज हम जो टॉपिक अपना डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स योर डॉस। डॉस मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वैसे हमने लास्ट लेक्चर में सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया है। आज हम डॉस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं, सच एज डॉस में जो हम कमांड्स यूज़ करते हैं वहाँ से हमारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि डॉस का फुल फॉर्म क्या है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि डॉस कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। दैट्स योर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये आपका कमांड लाइन, एक तो होता है आपका GUI बेस्ड, एक होता है आपका कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। तो आपका ये CUI इंटरफेस इसमें यूज होता है। दैट्स योर कमांड लाइन या करैक्टर यूजर इंटरफेस हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास करैक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो ये कुछ एक बेसिक थोड़ा सा। अब हम बात कर लेते हैं कि डॉस किसने बनाया और कब आया है। तो डॉस को जो डेवलप किया है दैट्स योर IBM कॉरपोरेशन ने इसको बनाया है 1981 में। ठीक है, और इसके बहुत से वर्जन्स आपके लॉन्च हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन आता है 6.66। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये वर्जन आपका 1994 में जो है वो लॉन्च हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डॉस के बारे में, क्योंकि हमारे पास 2 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक होता है आपका GUI बेस्ड और एक होता है CUI बेस्ड। तो CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होते हैं उसमें हम कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज़ नहीं करते हैं, जैसे आइकन हो गया, ठीक है, मेन्यूज़ हो गए, तो इस तरह से कुछ भी नहीं आता है। यहाँ पे आपको कमांड के बेस पर ही सारा काम करना पड़ता है। तो ये पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपकी PC में रैम में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इट इज़ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, या ये ऐसा ओनली एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी भी कंप्यूटर की रैम में लोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका PC की रैम में ये लोड करता है। इसमें लोड करने के लिए बहुत से अंदर फाइल्स होती हैं, कुछ एक इसकी जिसमें यूज़ होती हैं लोडिंग के लिए। और ये बूटिंग में आपको जो है बूटिंग के टाइम पे लोडिंग होता है इसका। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं अपना, बूटिंग क्या होती है। ठीक है, बूटिंग हमारे पास होता है कि जब हम PC को स्विच ऑन करते हैं तो वह उस टाइम जो भी हमारी प्रोसेस फॉलो होता है सारा, उसको हम बूटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या आता है कि प्रोसेस ऑफ स्विच ऑन द कंप्यूटर, दैट्स योर बूटिंग। बट बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि जब भी आप बूटिंग करते हैं आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उसकी जितनी फाइल्स होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में एक बड़ा प्रोग्राम होता है, तो वो सारी फाइलें और वो प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में लोड होता है आपके। ठीक है, तो जब बूटिंग होता है आपके पास मतलब जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपकी मेन मेमोरी में लोड होता है आपकी हार्ड डिस्क से। ठीक है, तो उस टाइम कौन कौन सी प्रोसेस होती है और कितने टाइप का आपका बूटिंग होता है, ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी बूटिंग होता है आप अपने PC को स्टार्ट करते हैं। जब भी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले आपके पास आपके PC में एक्टिवेट होता है दैट्स योर बायस। तो बायस का फुल फॉर्म आपसे अराइज होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, पहले बायस आपका एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद इसका काम है अपने जो सिस्टम है उस पर एक टेस्ट परफॉर्म करना, जिसको बोलते हैं POST। ठीक है, POST का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, दैट्स योर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो स्टार्ट कर दिया आपने अपना PC, फिर बायस एक्टिवेट होगा। बायस जो है वो पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब इस पोस्ट ऑपरेशन का क्या काम है, सबसे पहले ये चेक करेगा आपके सारे डिवाइसेस जितने भी आपने अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करे हैं कि वो सारे डिवाइसेस आपकी डिस्क में अवेलेबल हैं या नहीं है, क्योंकि जब भी आप पर्सनल कंप्यूटर पे काम करते हैं आपको सारे डिवाइसेस जो हैं वो उसमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर सारे डिवाइसेस अवेलेबल हैं और वो ठीक से काम कर रहे हैं देन ये आगे प्रोसेस फॉलो करेगा। अदरवाइज यहाँ पे एरर मैसेज जनरेट हो जाता है अगर कोई डिवाइस मिसिंग है या फिर आपके मेमोरी में प्रॉब्लम है या हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जब ये पोस्ट ऑपरेशन होता है ना परफॉर्म, तब यहाँ पे हमारी बहुत सी फाइलें एग्जीक्यूट होती हैं जो हमारे डॉस सिस्टम में यूज़ होती हैं, जैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, बैच फाइल्स हैं या सिस्टम फाइल्स हैं। ठीक है, तो बहुत सी फाइल्स यहाँ पे हमारी जो एग्जीक्यूट होती हैं
सारा ऑपरेशन होने के बाद जब हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपना डिस्क से जो है वो मेमोरी में लोड हो जाता है, मेन मेमोरी में, तब हमारा कंप्यूटर जो है वो डेस्कटॉप हमारे लिए यूज़ करने के लिए रेडी होता है। तो ये होती है थोड़ी सी बूटिंग का प्रोसेस की बूटिंग एक्चुअल में होता क्या है। अब आता है बूटिंग कितने टाइप का होता है। तो हमारे पास बूटिंग 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक आता है आपके पास कोल्ड बूटिंग और एक आता है आपके पास वार्म बूटिंग, ठीक है। कोल्ड बूटिंग आपकी स्लो प्रोसेस होता है और ये आपका फास्ट होता है, ठीक है। क्योंकि कोल्ड बूटिंग वो प्रोसेस है जब आप फर्स्ट टाइम अपने पीसी को स्टार्ट करते हैं, दैट्स योर कोल्ड बूटिंग, ठीक है। उस टाइम पे ये सारा प्रोसेस चलता है, आपने पूरे पीसी को प्रॉपरली शट डाउन किया है। जब आप उसको ऑन करते हैं तब बायस और पोस्ट ऑपरेशन मतलब बायस जो भी अपना फंक्शनिंग करेगा अंदर वो सारी रन होती है। रन होने के बाद जो स्क्रीन आपको दिखती है आप डेस्कटॉप यूज़ करने के लिए, मतलब उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। और यहाँ पे जो वार्म बूटिंग है ये आपकी फास्ट क्यों होती है, इसका मतलब हम सीधा ले लेते हैं कि जब हम अपने पीसी को रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, मतलब हम प्रॉपरली शट डाउन नहीं कर रहे हैं, हम अपने पीसी को एक फ्रेश मतलब रिफ्रेश कर रहे हैं, एक तरह से हम उसको रीस्टार्ट करते हैं। तो वार्म बूटिंग परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक की होती है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल। इस की को प्रेस करके हम अपने पीसी को रीस्टार्ट कर सकते हैं, या फिर रीसेट बटन आप अपने जो भी सिस्टम है आपका सिस्टम यूनिट है वहाँ से प्रेस कर सकते हैं। तो उससे हम परफॉर्म करते हैं वार्म बूटिंग। फ़र्क क्या है दोनों में, क्योंकि इसमें सारी फाइलें लोड होंगी आपकी डिस्क से मेन मेमोरी में, तो यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है, आपके 2 से 4 मिनट आपके लग सकते हैं। लेकिन वार्म बूटिंग में फाइलें ऑलरेडी वहाँ पे होती हैं, ओके, फाइलें ऑलरेडी आपकी मेन मेमोरी में, आप जस्ट उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका थोड़ा सा बूटिंग क्या होता है, बूटिंग कैसे होती है आपके पास, और बूटिंग के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि बायस का फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट ऑपरेशन का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और बूटिंग के कितने टाइप होते हैं, तो कोल्ड एंड वार्म। ये पूछा जा सकता है कि वार्म बूटिंग के लिए कौन सी की आप लोग प्रेस करते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक डॉस पे। तो आपको डॉस का डेफिनेशन समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट फाइल्स जो डॉस में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो फाइल्स जो भी आपकी यूज़ होती हैं डॉस में, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब आपके पास 3 और 4 टाइप की फाइलें यूज़ होती हैं। फर्स्टली आपके पास जो फाइल आती है दैट्स योर MS इनपुट आउटपुट डॉट सिस एंड MS-DOS.sys। तो आप सीधा बोल सकते हैं कि सिस्टम फाइल्स। तो ये दोनों फाइल्स आपकी क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं। तो जो आपकी इनपुट आउटपुट डॉट SYS फाइल है, SYS मीन्स सिस्टम, ठीक है, ये आपके जितने भी IO डिवाइसेस होते हैं उनसे रिलेटेड होती है। और जो MS.DOS है ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो इसमें आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कमांड्स आती हैं सारी, ठीक है। इसमें आपकी ये दोनों फाइल्स हिडन फाइल्स होती हैं। ये आपकी किसी भी मतलब जो फाइल होता है उसमें आपको लिस्ट में नहीं मिलेंगी कि कहीं पे आपको शो होंगी, हिडन फाइल्स होते हैं। और दोनों फाइल्स आपकी डॉस के कर्नल को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे ये मेन कंसेप्ट है, रिप्रेजेंट डॉस कर्नल। अब हमारे पास एक नई टर्म आई दैट्स योर कर्नल। कर्नल क्या होता है, जब भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है उसके 3 और 4 पार्ट होते हैं। जो भी हमारा कमांड लाइन यूजर इंटरफेस होता है, कर्नल होता है, शेल होता है, तो इस तरह से उसके 3-4 पार्ट होते हैं। तो कर्नल आपका मेन पार्ट होता है, ठीक है। ये आपका ऐसा पार्ट होता है जो आपको इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इंटरफेस देगा किस किस के बीच में, जो भी आपका यूजर है और जो भी आपका हार्डवेयर है उनके बीच में एक इंटरेक्शन आपका प्रोवाइड करवाता है। तो मीन्स जो डॉस कमांड्स हैं वो आपकी कनेक्शन देंगी, ठीक है। आप मतलब यूज़र अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कैसे कनेक्ट होगा वो चीज़ बताएंगी। और जो सिस्टम फाइल्स हैं, जितने भी आपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अपने सिस्टम में डाले होंगे उनसे रिलेटेड कमांड्स को जो है ये रन करती है। मेन बात आती है कि दोनों ही हिडन होती हैं, ये दोनों फाइलें क्या रहती हैं, हिडन रहती हैं। आप इनको मतलब ना इनकी प्रोसेसिंग आपको समझ में आएगी, ना ही किसी फाइल में, चाहे वो सिस्टम की अपनी फाइल्स हों, वहाँ पे इनका कोई लिस्ट प्रोवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है थोड़ा सा कि जो हमारा डॉस कर्नल होता है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, डॉस कर्नल है, इसमें ये दोनों फाइलें आती हैं IO.sys एंड MS-DOS
डॉट सिस, तो दोनों आपकी ये सिस्टम फाइल्स हैं। इसके बाद जो दोनों फाइल्स होती हैं आपकी टेम्परेरी मेमोरी में आपकी जो है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब प्रोसेसिंग होता है ना सारा, तो कुछ एक फाइलें ऑटोमेटिकली हमारी सिस्टम फाइल्स रन होती हैं। तो रन कहाँ होती हैं आपकी, ये दोनों फाइल्स आपकी टेम्परेरी मेमोरी जिसको हम बोलते हैं रैम, उसमें लोड होती हैं। ठीक है, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपकी। पहली जो टाइप की फाइल है सिस्टम फाइल, जिसमें इनपुट आउटपुट डॉट सिस फाइल आती है एंड ms डॉट सिस फाइल आती है। ठीक है, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट फाइल डिस्कस करते हैं। सिस्टम फाइल के बाद मेरी सेकंड फाइल आती है command.com। ठीक है, कुछ एक मेन फाइल्स हैं ये जो डॉस में यूज़ होती हैं। तो command.com जो फाइल है ये भी आपकी हिडन फाइल होती है, लेकिन इसमें मेन आपकी कमांड स्टोर होती है, इंटरनल कमांड। जब बूटिंग होता है आपका उस टाइम पे जो कमांड्स आपकी नीडेड होती हैं ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट करता है। अब हम इसको ऐसे समझते हैं, सपोज दिस इज़ योर हार्डवेयर, ये आपका हार्डवेयर है, ओके। और इसके बाद यहाँ पे आपका लिंक है, ये मेरा सिस्टम है बीच में, या ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप बोलते हैं, और इससे डील कर रहा है आपका यूज़र। तो यहाँ पे जो इंटरफेस है आपका, यहाँ पे 2 से 3 फाइलें होती हैं जो हमने पहले डिस्कस करी, io.sys, एक आपके पास आ गया ms-dos.sys, और एक आ गया आपके पास command.com। तो ये जो command.com है ये क्या प्रोवाइड करेगी, इंटरफेस प्रोवाइड करेगी। तो इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस अगर बनेगा तो ये जो बीच का पोर्शन है ना, दैट्स योर इंटरफेस। command.com आपको इंटरफेस प्रोवाइड करवाएगी जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने हार्डवेयर डिवाइसेस जितने भी होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से आप यूज़र उसको जो है वो डील कर सकता है। ठीक है, इसको और क्या क्या बोला जाता है, जो command.com है इसको हम कमांड इंटरप्रेटर मीन्स जो कमांड्स को रन करने में आपको हेल्प करता है। ये भी बोलते हैं कंसोल कमांड्स, या फिर आपका प्रोसेसर, और हम शेल बोलते हैं। ठीक है, तो कर्नल के बाद आपका एक शेल आता है। शेल आपको इंटरफेस प्रोवाइड करवाएगा, प्लेटफॉर्म देगा जिस पे आप अपनी कमांड्स को रन करते हैं। तो जो आपकी command.com फाइल्स हैं उनकी हेल्प से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपना एक इंटरेक्शन बनाते हैं, आप अपना कॉन्टैक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी सेकंड फाइल टाइप command.com। ठीक है, थर्ड टाइप की फाइल आती है आपके पास ऑटो एग्जीक्यूटेबल डॉट BAT। अब डॉट बैट आपका बैच फाइल्स के लिए आता है। बैच फाइल्स मीन्स कि यहाँ पे भी आपकी कमांड से एग्जीक्यूट होती हैं, बट वो सारी कमांड्स आपके एक ग्रुप में एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, इंटरनली सारा काम होता है। अब जैसे आप अपने PC को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करेंगे, बायस एक्टिवेट होता है, तो आपके पास एक पोस्ट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता है। ठीक है, पोस्ट ऑपरेशन करने के बाद ही आपकी बूटिंग स्टार्ट होती है, अदरवाइज उससे पहले आपका बूटिंग प्रोसेस नहीं चलता है। तो जैसे ही आपकी बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है उसके बाद मेरे पास ये ऑटो एग्जीक्यूटेबल डॉट बैट फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली रन होती हैं। क्योंकि ये ऑटोमेटिक होती हैं इसीलिए इनका नाम ऑटो एग्जीक्यूटेबल बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये फाइल आती है ऑटो एग्जीक्यूटेबल डॉट बैट। अब ये फाइलें क्या करती हैं, इनमें ग्रुप ऑफ कमांड्स होगा। ठीक है, ग्रुप ऑफ कमांड्स होगा तो ये फाइलें आपकी जो टेम्परेरी मेमोरी होती है रैम, इधर उसमें से फाइलें उठाएगी, और रैम में जितना डाटा आपका जाता है वो आपकी डिस्क में से जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये कनेक्शन होता है ऑटो एग्जीक्यूटेबल डॉट बैच फाइल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये फाइलें command.com फाइल्स के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। ग्रुप ऑफ कमांड जिसमें आएगा, जिन सभी इंटरनल एक्सटर्नल जितने भी कमांड्स होती हैं उनको रन करने में ऑपरेटिंग सिस्टम को ये हेल्प करती हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास लास्ट आती है, ठीक है, फोर्थ टाइप की फाइल्स हैं आपके पास config.sys। अब ये फाइल्स आपके कन्फिग्रेशंस के लिए यूज़ होंगी। ये आपकी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। ठीक है, एक तो ये टेक्स्ट फाइल्स हैं, और दूसरा ये फाइल्स जो आपकी ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स थी उनके बाद ही एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूट आफ्टर ऑटो exec.got
बैच फाइल्स, ठीक है। यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कहाँ यूज़ होंगी? अगर आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ एक हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़ किए हैं, तो क्योंकि हार्डवेयर डिवाइसेस जब भी हम अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं, हमें उनके ड्राइवर्स जो है वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं, उनसे रिलेटेड फाइलें हमें डालनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे configuration.sys फाइल आपकी ऑटोमेटिकली अपने जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। उनको एक्टिवेट करना है। जैसे आपके कोई भी हार्डवेयर डिवाइस, आपने मान लो मॉनिटर लगाया है, माउस लगाया है, प्रिंटर लगाया है, या फिर आपने कीबोर्ड लगाया है, तो इस तरह से ये एग्जीक्यूटेबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो है वो काम करते हैं। तो ये थी मेन 4 इंपॉर्टेंट फाइल्स आपकी। एक तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल io.sys और कमांड ms-dos.sys, उसके बाद आपका आ गया command.com, उसके बाद आ गया auto executable डॉट बैच फाइल्स, ठीक है। तो 4 फाइलें मेन रोल प्ले करती हैं आपके डॉस में, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा डॉस का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। कुछ एक इंपॉर्टेंट फाइल्स को डिस्कस करने के बाद पहले स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आता है, स्ट्रक्चर ऑफ डॉस। स्ट्रक्चर ऑफ डॉस, तो जब भी आप डॉस का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, आपके पास 4 प्रोग्राम्स रन होते हैं, ठीक है। 4 मेन प्रोग्राम्स होते हैं। पहला प्रोग्राम है आपका बूट प्रोग्राम, ठीक है। तो बूट प्रोग्राम आपका क्या करेगा? तो सबसे मेन प्रोग्राम है, इसका काम है जितना भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लोड करना मेन मेमोरी में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा मेन मेमोरी में, लोड OS टू मेन मेमोरी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है सेकंड प्रोग्राम, आपका आता है बायस। बायस का फुल फॉर्म हमने पहले डिस्कस कर लिया, और बायस के बारे में वैसे हमने पहले भी सारी बात कर ली है। तो बायस आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एज इन बूटिंग प्रोसेस। तो बायस में आपका क्या होगा? जितने भी आपके डिवाइसेस एक्टिवेट होने हैं, जितने भी आपके प्रोग्राम जो है वो रन होने हैं, तो एक क्वेश्चन आपका राइज होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट बायस कहाँ होता है आपका? तो ये आपने ध्यान रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट बायस आपका रैम में पड़ा होता है, रैम नहीं सॉरी रोम में पड़ा होता है, और रैम में वो बूटिंग के टाइम पे लोड होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट पहले से रिजाइड रहेगा आपकी रोम में, जो आपकी टेम्परेरी मेमोरी है, और उसके बाद टेम्परेरी नहीं, एक्चुअली इसको हम इंटरनल मेमोरी के उसमें कंसीडर करते हैं, ठीक है। रैम आपके टेम्परेरी होता है, बट ये परमानेंट डाटा को रखेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इसमें रहेगा। जब बूटिंग चलेगी आपकी, तब आपका बायस जो है वो रोम से रैम में लोड होता है, तब वो टेम्परेरी मेमोरी में लोड होता है, ठीक है। एक इसमें प्रोग्राम आएगा आपका जिसको हम बोलेंगे command.com। इसके बारे में भी हमने पहले 4 फाइलों में डिस्कस किया। command.com में जैसे कॉन्फ़िगरेशन जितना भी आपने करवाना है उन फाइलों को रन करेगा, या जितने भी कमांड्स हैं उनको रन करने में हेल्प करेगा, जिससे हम फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इस तरह के ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। और चौथा आता है मेरे पास ms-dos.sys। अब ये ms-dos.sys भी हमने पहले डिस्कस किया है, जो मेन फाइल्स हमने पढ़ी उसमें। तो इसका काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए जो जो कमांड्स नीडेड हैं, ठीक है, उन सारी कमांड्स को लोड करना। तो ये था थोड़ा सा मतलब जो स्ट्रक्चर है। तो 4 प्रोग्राम्स बेसिकली यूज होते हैं, बूट प्रोग्राम, बायस होता है, command.com फाइल्स होती हैं, और ms-dos.sys फाइल्स होती हैं। एक फाइल आपके पास मतलब क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सिस्टम के जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं डॉस का, तो कौन सी फाइलें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने पहले ही फाइलें डिस्कस कर ली हैं। तो 2 फाइलें मेरे पास आती हैं, एक आता है ऑटो एग्जीक्यूटेबल डॉट बैच फाइल, जो आपके सारी जितने भी कमांड्स होंगे उनको बैच में रन करती हैं, और सेकंड आता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, config.sys फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं ना, जो भी आपने अपने पीसी के साथ अटैच करें हैं, उन सबको रन करने के लिए, उनकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नंबर में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि कौन कौन सी इनमें से कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और कौन सा मतलब डॉस स्ट्रक्चर में कौन कौन सी 4 से 5 फाइलें आपकी रन होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपनी डॉस की कमांड्स पे, इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स। तो उनमें से भी आपके कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अपने कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स, या कमांड्स जो भी आपके डॉस में यूज़ होती हैं। तो हम सिंपल सा कमांड्स इन डॉस, ठीक है। तो हमारे पास 2 टाइप की कमांड्स होती हैं, एक होती हैं आपके पास इंटरनल कमांड्स, और एक होती हैं आपके पास एक्सटर्नल कमांड्स। इंटरनल कमांड्स क्या होती हैं कि जब बूटिंग होता है
ये सिस्टम की मतलब जो आपका सिस्टम होता है ना वो अपने आप से इनको इंटरनली रन कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी एक्सटर्नल फाइल का नीड नहीं होता है, लेकिन एक्सटर्नल में हमें एक्सटर्नल फाइल्स का नीड पड़ता है इन कमांड्स को रन करने के लिए। आप ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं, अगर हमने नॉर्मल सा डेट टाइम इस तरह से शो करवाना है तो वो इंटरनल कमांड है, कोई एक्स्ट्रा फाइल का नीड नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अपने ड्राइव से रिलेटेड चेंजेस करने हैं या डाटा को एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में ले जाना है, पेन ड्राइव में डालना है, किसी अपनी CD में डालना है, तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल कमांड्स की नीड पड़ती है, जिनके लिए एक्सटर्नल फाइल्स का भी ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे कुछ एक इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स का लिस्ट है। इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी इंटरनल है कौन सी एक्सटर्नल है। तो इंटरनल कमांड में सबसे पहले कमांड आती है CLS। CLS मीन्स क्लियर स्क्रीन के लिए आपका ये यूज़ होता है, ठीक है। जब भी आपने डाटा आपकी स्क्रीन पे ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको CLS करके अपनी स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। वॉल्यूम कमांड आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डॉस आप यूज़ करें तो उसका वॉल्यूम और वर्जन इकट्ठा देती है। वर्जन कमांड भी सेम काम करती है, यहाँ पे आप वर्जन शो करवाती है कि कौन सा वर्जन आपका है, और वॉल्यूम में ये भी आपको मिलता है कि मेमोरी कितनी है और मतलब कितना स्पेस आपके पास जो है अवेलेबल है, ठीक है। पाथ कमांड आपको क्या शो करवाएगी, पाथ कमांड आपको शो करवाती है कि जिस भी फोल्डर या जिस भी डायरेक्टरी, क्योंकि डॉस में हम फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे आप जिस भी डायरेक्टरी में काम कर रहे होते हैं वहाँ तक का एड्रेस आपको ये पूरा देती है कि C ड्राइव से लेकर के, जैसे C ड्राइव में थे, C ड्राइव से आपने कौन से ड्राइव में या कौन से फोल्डर को खोला है, उसके अंदर कौन सी फाइल को ओपन किया, तो इस तरह से ये पूरा पाथ आपको देती है। और यहाँ पे पाथ आपके 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। तो इन दो पाथ में क्या फ़र्क होता है। एब्सोल्यूट का मतलब फुल पाथ, फुल पाथ। जैसे हमने कहा कि हम C ड्राइव से हमने C ड्राइव को ओपन किया, फिर मान लो हमने स्कूल नाम के फोल्डर को ओपन किया, फिर हम उसमें किसी फोल्डर में काम कर रहे हैं या किसी अनदर फाइल में काम कर रहे हैं, ठीक है। जबकि रिलेटिव में सिंपल एक फाइल या जिसको हम करंट फाइल भी बोल सकते हैं, ये आपको सिर्फ करंट लोकेशन देगा और ये आपको फुल पाथ जो है वो शो करता है। तो ये था आपका एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ, 2 टाइप का आपका पाथ होता है। उसके बाद आपकी डेल कमांड डिलीट करने के लिए यूज़ होती है किसी भी फाइल को। टाइप कमांड आपकी जब आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं उसके कंटेंट को देखने के लिए यूज़ होता है। DIR कमांड स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी, तो सारी डायरेक्टरीज का लिस्ट इसमें आपको शो हो जाता है, जितनी भी डायरेक्टरीज आपके पास होती हैं। इसमें वेरियस स्विचेस का यूज़ होता है, तो जिनमें अब जब भी हम डॉस में काम करते हैं हम स्विचेस को स्लैश के साथ लगाते हैं, ठीक है। जैसे हमने /W कर दिया या /P कर दिया, इस तरह से स्विचेस का अपना एक रोल होता है। तो किसी भी डायरेक्टरी को जो लिस्ट होता है आपने पेज वाइज देखना है, विड्थ वाइज देखना है, या फिर आपने पेज ब्रेक लेकर के देखना है, तो ये चीज़ आप स्विचेस में दे सकते हैं, ठीक है। तो DIR में लिस्ट आ गया, डेट से डेट शो करता है, टाइम से करंट टाइम शो करता है, आप नया डेट और टाइम भी एडिट कर सकते हैं। अब पॉज कमांड कहाँ यूज़ होती है, जैसे डायरेक्टरीज आप शो करवाते हो, अगर आप चाहते हैं अपनी प्रोसेसिंग को रोकना, दैट्स योर पॉज, तो यहाँ पे आप पॉज कमांड का यूज़ करते हैं। MD मीन्स मेक डायरेक्टरी। अब कोई नया फोल्डर अगर आपने बनाना है तो MD कमांड का यूज़ करिए। CD चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी मीन्स सपोज आप किसी A फोल्डर में काम कर रहे हैं, आपको अनदर किसी B फोल्डर में जंप करना है, तो आप CD करके उस पर्टिकुलर फोल्डर को कॉल कर सकते हैं, तो आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में एंटर कर जाएंगे। तो एंटर करने के लिए नॉर्मल होता है आपका, जब भी आपने किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो आप सीधा करते हैं CD और यहाँ पे आपका आ गया फोल्डर का नेम, ठीक है। आप ऐसे ही 1 2 3 कितने भी फोल्डर में अंदर अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फोल्डर से बाहर आना है तो आपके पास एक कमांड यूज़ होती है CD ... इससे हम 1 by 1 फोल्डर से बाहर आते हैं, ठीक है। और अगर आप करते हैं CD/, इस टाइप का स्लैश अगर आप यूज़ करते हैं तो आप सारे फोल्डर से एक ही टाइम पे बाहर आ जाते हैं। ये हमें 1 by 1 फोल्डर से बाहर करता है और ये हमें 1 टाइम पे सारे फोल्डर्स से जो है वो एग्जिट करवा देता है और हमें अपने ड्राइव पे पहुंचा देता है, ठीक है। उसके बाद रिमूव डायरेक्टरी, RD स्टैंड्स फॉर रिमूव डायरेक्टरी। तो रिमूव आप किसी डायरेक्टरी को तभी कर सकते हैं जब उसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं होंगे। मीन्स अगर किसी फोल्डर में आपने फाइल्स बनाई हैं, कोई भी अनदर फोल्डर्स बनाए हैं, आपको पहले वो सारे फाइल्स और फोल्डर डिलीट करने होंगे, तब आप अपनी किसी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एक इंटरनल कमांड्स थी। उसके बाद आती हैं आपकी एक्सटर्नल कमांड्स। अब इन कमांड्स को रन करने के लिए हमें एक्सटर्नल फाइल्स का नीड पड़ता है, ठीक है। एक्सटर्नल फाइल जैसे चेक डिस्क। डिस्क मीन्स आप अपने ड्राइव, C ड्राइव, D ड्राइव, A ड्राइव, किसी भी ड्राइव में काम कर रहे हो उसको चेक करना।
डिस्क कॉपी करना, डाटा एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में ले जाना, दैट्स योर डिस्क कॉपी। यहाँ पे आप मल्टीपल जो फोल्डर्स होते हैं उनको एक साथ लेके जा सकते हैं। मूव से भी आप मल्टीपल फाइल्स को जो है वो कॉपी करवा सकते हैं। फॉर्मेट से अगर आप अपनी डिस्क को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, एक बार जो फॉर्मेट हो गया डाटा फिर वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, तो यहाँ से आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ट्री कमांड आपकी होती है कि जितने भी डायरेक्टरीज हैं, जितने भी फाइल्स हैं, उनको ट्री लाइक स्ट्रक्चर में आपका शो करवाता है। सपोज आई हैव ए फोल्डर, मेरे पास ए फोल्डर है, ए में मान लो मैंने कोई F1 और F2 नाम से 2 फाइलें बनाई हैं, तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपका इस तरह से शो होता है कि ए फोल्डर है, उसमें F1 और F2 2 फाइलें। अगर फर्दर आगे भी इनमें कोई और आपने मतलब इसमें कोई और फोल्डर बना के कोई डाटा डाला है तो आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है, ठीक है। डेल ट्री करके आप अपना ट्री डिलीट करवा सकते हैं अगर आपको डिलीट करना है। प्रिंट से आप अपने किसी भी फाइल का प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट के साथ आपको अपना फाइल नेम देना पड़ता है और आप अपनी फाइल का प्रिंट ले सकते हैं। क्लियर। कॉपीकॉन कमांड आपकी टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए जो है वो यूज होती है, तो यहाँ पे फाइल क्रिएशन के लिए आपकी यूज होती है कॉपीकॉन फाइल नेम और अपना फाइल लिखिए। तो फाइल लिख के सेव करना है तो आप इसमें जो यूज करते हैं Ctrl+Z, दैट्स फॉर सेव करने के लिए, ठीक है। डिस्क कंपेयर, अगर आप चाहते हैं किसी 2 ड्राइव को कंपेयर करना है तो आप डिस्क कंपेयर करिए। रीस्टोर, अगर आपने अपने सिस्टम को करना है तो रीस्टोर कमांड। बैकअप लेना है किसी भी अपने किए हुए काम को तो बैकअप। एक्स कॉपी कमांड आपकी मल्टीपल फाइल्स को एक साथ जो है वो कॉपी करेगा। ग्रुप ऑफ फाइल्स आप इसमें मूव करवा सकते हैं एक ड्राइव से दूसरे में। एंड एडिट, जब भी आप अपने कंटेंट में उसमें कंसोल स्क्रीन में टाइप करते हैं तो आपके पास एक पूरा नया विंडो ओपन होता है। यहाँ पे आप लोग अब कुछ मेन्यूज़ की हेल्प से फाइल में नई एडिटिंग भी कर सकते हैं और मेन्यूज़ की हेल्प से आप अपने जो भी स्क्रीन होती है उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये थी आपकी कुछ एक इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद हम कुछ एक एक्सटेंशंस और 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ एक फाइल एक्सटेंशंस पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर फाइल कौन सी एक्सटेंशन जो है कौन सी फाइल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मेन फाइल एक्सटेंशंस हैं आपके पास ये, ठीक है। तो सबसे पहले आता है .exe जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को शो करता है, ठीक है। उसके बाद आता है .com जो आपकी कमांड्स फाइल्स को बताता है, ठीक है। command.com इस तरह की फाइलों को बताता है, ठीक है। बैच फाइल्स, BAT बैच फाइल्स। उसके बाद DOC आपका डॉक्यूमेंट फाइल्स जो भी आपकी होती हैं, जैसे MS वर्ड की हो गया। TXT फॉर टेक्स्ट फाइल्स। PRG फॉर प्रोग्राम फाइल्स। नेक्स्ट आपके पास आता है SYS सिस्टम फाइल्स। OVR आपका आता है ओवरलेस, ठीक है, ये इसके लिए स्टैंड करता है, ठीक है। हमने पहले डिस्कस किया इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कमांड आपकी कहाँ लिखी जाती है, तो कमांड आप हमेशा अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखते हैं, ठीक है। जब भी डॉस में काम करते हैं आप कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करते हैं, जिसका सिंबल होता है इस हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका ड्राइव का नेम शो करता है। ये कंपल्शन नहीं है कि यहाँ पे C होगा, आपके कंप्यूटर में जो भी आपने डिवाइडेशन किया होता है अपनी डिस्क का, उसके अकॉर्डिंग आप कौन से ड्राइव में काम कर रहे हैं आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया ड्राइव नेम। फिर यहाँ पे आपके पास आती है करंट या रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी, ठीक है। रूट डायरेक्टरी मीन्स कौन सी डायरेक्टरी से आपने शुरू किया है, और यहाँ पे आपके पास आएंगी जो भी आपकी करंट डायरेक्टरी या किसी फोल्डर में काम कर रहे हो या फिर आपकी फाइल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका होता है कर्सर, ठीक है। जो इस तरह का सिंबल आता है डॉस में आपके पास, तो इसको बोलते हैं कर्सर। यहाँ से हम अपना लिखना शुरू करते हैं, टाइप करना शुरू करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास डॉस में पूछी जा सकती हैं 2-3 टर्म। एक टर्म आता है आपका स्पूलिंग, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड टर्म है स्पूलिंग। तो स्पूलिंग आपके पास होती क्या है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज स्पूलिंग। इससे रिलेटेड एक लाइन आपको दी होगी जिसमें आपको डेफिनेशन जो है वो सर्च करनी है। तो स्पूलिंग ऐसी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी प्रोग्राम को स्पूल में भेजते हैं। स्पूल मीन्स कि हम अपने किसी भी प्रोसेस को बफर या फिर अपना टेम्परेरी मेमोरी में भेजते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पूलिंग, ठीक है। और एक और टर्म आपके पास आता है यहाँ पे स्पूलिंग के बाद, थ्रेड।
थ्रेड का कंसेप्ट भी अराइज हो सकता है कि थ्रेड क्या होता है। तो थ्रेड आपके जब भी आपकी प्रोग्रामिंग होती है या जब भी आपका सिस्टम रन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी एक प्रोग्राम की वजह से रन नहीं होता है, उसमें बहुत सी छोटी छोटी प्रोसेसेस या जॉब्स जो वो काम करती हैं, तो उन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को बोलते हैं आप थ्रेड। ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम आपका होता है उसको बोलते हैं थ्रेड। ठीक है जी, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने इंटरनल एक्सटर्नल कमांड के बारे में डिस्कस किया और डॉस के बारे में हमने सारी चीज़ों को डीप से समझा। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल APC अकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।